नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं हूं अवधेश और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम पूर्ण विराम। बीते दिनों सबसे बड़ा पूर्ण विराम एक ऐसी सियासी खबर पर लगा जिसका बड़ा असर भविष्य में दिखाई दे सकता है। लोकसभा उपचुनाव के नतीजे आए तो भाजपा के साथ साथ मायावती के चेहरे पर भी चमक आ गई और सबसे बड़ा झटका लगा समाजवादी पार्टी को, क्योंकि सपा ने पूरब में जहां आजमगढ़ का किला गंवा दिया तो वहीं पश्चिम में रामपुर भी फिसल गया। रामपुर और आजमगढ़ ये समाजवादी पार्टी के ऐसे किले थे जिन्हें जीतना भाजपा के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी, ठीक वैसी जैसी 2019 से पहले अमेठी को लेकर हुआ करती थी। लेकिन भाजपा ने इन दोनों लोकसभा सीटों को उपचुनाव में जीतकर तमाम सवालों पर पूर्ण विराम लगा दिया। दोनों उपचुनाव जीतने के पीछे भाजपा की कारगर स्ट्रेटजी, योगी आदित्यनाथ की अपनी छवि, उनका आजमगढ़ जाना और सीधे सीधे अखिलेश यादव को चैलेंज करना, उनको भगोड़ा बताना, आक्रामक भाषण, ये सारे तत्व ऐसे थे जिसकी वजह से आजमगढ़ का प्रतिष्ठा परक उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी ने जीता। ये युग मोदी और योगी का है और ये युग भाजपा के लिए स्वर्णिम युग है। 2017 विधानसभा चुनाव के बाद जब योगी आदित्यनाथ और केशव मौर्य ने अपनी लोकसभा सीट छोड़ी थी, तब सपा ने उन दोनों सीटों पर लोकसभा उपचुनाव में कब्जा कर लिया था। अब ठीक उसी तरह अखिलेश और आजम की सीटों पर भाजपा ने कब्जा जमाकर बहुत बड़ा संदेश दिया है। यह स्थिति पहले कार्यकाल से थोड़ी सी फर्क दिखती है, क्योंकि पहले कार्यकाल में 2 प्रमुख उपचुनाव बीजेपी ने हारे थे। तो मुझे लगता है इसके बाद से भारतीय जनता पार्टी इस बारे में और आश्वस्त हो गई है कि अब पूरे प्रदेश में माहौल बीजेपी के पक्ष में होता चला जा रहा है और इसी मोमेंटम को, इसी टेम्पो को आगे बढ़ाने की ये कोशिश साफ दिख रही है। लोकसभा उपचुनाव को जीतकर भाजपा ने पूरब से पश्चिम तक एक मजबूत संदेश दिया, लेकिन सपा आरोप लगाती है ये जीत बेईमानी की जीत है। यही वो दिखाना चाहती थी भारतीय जनता पार्टी कि हम जो समाजवादी पार्टी के 2 प्रमुख गढ़ हैं, आजमगढ़ और रामपुर, इसको भी हम जीत सकते हैं। तो आने वाले समय में 24 में हम सभी सीटें जीत जाएंगे। लेकिन ठीक इसका उल्टा जनता ने सोच लिया कि दोनों सीट तुमने बेईमानी से जीती, धमकी देके जीता, लोगों को वोट तक देने निकलने नहीं दिया तूने, तो इस बार 24 में हम तुम्हारा सफाया करके दिखाएंगे। दरअसल लोकसभा उपचुनाव को जीतकर भाजपा ने 24 की तैयारी की ठोस शुरुआत भी की है। वैसे भी भाजपा की नजर देश के 3 बड़े राज्यों पर रहती है, जिसमें एक उत्तर प्रदेश भी है। चूंकि मोदी की एक योजना है कि जो भारत के 3 बड़े राज्य हैं, जिसमें बिहार है, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र है, जहां 168 सीटें आती हैं और उसमें माना गया है कि 144 सीटें जो 2019 में भाजपा जीतने में कामयाब रही, उसकी पुरानी कोशिश पुनः जारी रहेगी। इसीलिए जो है महाराष्ट्र की राजनीति में भी उलटफेर देखा गया और माना जा रहा है कि अगर भारतीय जनता पार्टी इन सीटों को अगर जीतने में कामयाब रहती है तो दिल्ली में उसकी दावेदारी बनेगी। आजमगढ़ और रामपुर की हार सपा नेताओं के लिए सदमे से कम नहीं। जब पार्टी के पास हार के सिलसिले से ऊपर उठकर एक विजय की नींव रखने का मौका था तो सपाई चूक गए। सदमा तो उन्हें भी लगा जो अखिलेश के साथ खड़े थे और इस हार के बाद सत्ता के दबाव का आरोप लगाते हैं। 2 चुनाव में पूरी ताकत झोंक करके अब जैसे 2200 वोट जिस बूथ पर हो वहां वोट पोल हो रहा है 9 गो, जहां 900 वोट हो वहां पोल हो रहा है 7, जहां 800 वोट हो वहां 5 पोल हो रहा है। तो ये तो साफ साफ दिख रहा है ना कि प्रशासन के इशारे पर वोट नहीं डालने दिया गया, लोगों को घर से नहीं निकलने दिया गया। अब इसको मानक मान करके भारतीय जनता पार्टी अगर 80 की बात कर रही है तो ये उसकी गलतफहमी है। ये किसी ने सोचा भी नहीं था कि आजम खान का रामपुर वाला सियासी किला इस तरह ढह जाएगा। सोचा तो ये भी किसी ने नहीं था कि जिस आजमगढ़ का प्रतिनिधित्व सैफई परिवार बरसों से करता आ रहा है, वहां भी कमल खिल जाएगा। लेकिन जो सोच के विपरीत हो उसी को तो सियासत कहते हैं। कोई इसका दोष अखिलेश के
चुनाव प्रचार न करने को दे रहा तो कोई आजम की लोकप्रियता पर सवाल खड़े कर रहा। लेकिन इन सब के बीच तय तो इतना है कि नतीजों ने भाजपा की उम्मीदों को आसमान पर ला दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। भाजपा की उम्मीदें इस कदर आसमान पर हैं कि उसने 80 में से 80 सीट जीतने का टारगेट सेट कर दिया है। दरअसल 2019 में भाजपा गठबंधन ने 64 सीट जीती थी। उपचुनाव के बाद अब भाजपा गठबंधन के पास 66 सीटें हैं। पिछले चुनाव में सपा बसपा एक साथ थे, जिसके चलते बसपा को बड़ा फायदा भी मिला था। लेकिन विधानसभा चुनाव के नतीजे के बाद हालात बहुत बदल गए हैं। अब भाजपा का ये मिशन न तो बहुत मुश्किल है और न ही नामुमकिन। पहले 2014 में जीत, फिर 2017 में बम्पर जीत, फिर 2019 में भगवा लहराया और उसके बाद 2022 में भी कमल खिलाई। बीते 8 साल में भाजपा ने कई चुनाव जीते और अब नजर 2024 पर आकर टिक गई है। आजमगढ़ और रामपुर उपचुनाव जीतने के बाद हौसले इतने बुलंद हैं कि भाजपा का लक्ष्य 80 में से 80 सीट जीतने का हो गया है। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर प्रचंड बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश के अंदर 80 लोकसभा सीटों में से 80 सीटों की ओर विजयश्री की ओर अग्रसर हो रही है। 24 की तैयारी के लिए भाजपा ने जमीनी स्तर तक पकड़ मजबूत रखने की तैयारी शुरू कर दी है। हर लोकसभा क्षेत्र के लिए एक विशेष टीम का गठन किया गया है। कोशिश है कि जो बूथ कमजोर है उन्हें मजबूत किया जाए। भाजपा ने 40,000 बूथों की एक विशेष लिस्ट तैयार की है। 2019 के चुनाव में यूपी में 1,63,000 मतदान बूथ थे। इनमें से 1,23,000 बूथों पर भाजपा को जीत मिली थी। भारतीय जनता पार्टी प्री प्लानिंग और डिटेल प्लानिंग के साथ काम करती है। हमने उत्तर प्रदेश में ऐसे सभी बूथ, जिन बूथों पर पिछले 2 या 3 चुनावों में भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं रहा है, उन बूथों को चिन्हित करके उन बूथों के बूथ सशक्तिकरण अभियान प्रारंभ किए हैं। भाजपा की रणनीति बताती है कि वो उन बूथों को पहले से ही जीता हुआ मान रही, जहां 2019 में कमल खिला था। अब पूरा फोकस हारे हुए बूथों पर है और इस लिस्ट में अधिकतर वो बूथ हैं जो मुस्लिम बहुल हैं। हालांकि रामपुर उपचुनाव में जीत के बाद भाजपा की मुस्लिम बहुल बूथों वाली टेंशन थोड़ी बहुत कम हुई है, लेकिन चुनौती सपा की बढ़ गई है। चुनौती तो होगी, मेहनत होगा, क्योंकि लड़ाई जो है पॉलिटिकल लोगों से नहीं है, लड़ाई राजनीतिक लोगों से नहीं है, ये लड़ाई व्यवस्थापक लोगों से है, लड़ाई राजनीति को बिगाड़ने वाली लोगों से, लड़ाई तानाशाह प्रवृत्ति के लोगों से, लड़ाई चुनाव में बेईमानी करने वाले लोगों के साथ। दरअसल सपा की मेहनत चुनाव से कुछ वक्त पहले ही शुरू होती है, लेकिन भाजपा हर समय चुनावी मोड में रहने वाली पार्टी है और खबर तो ये है कि पीएम मोदी इसी साल से 24 की तैयारियों में लग जाएंगे। और मोदी जहाँ जाते हैं आप देखिएगा आमतौर पर भारतीय जनता पार्टी जीतती है। उत्तर प्रदेश के अभी जो असेंबली इलेक्शन हुए, मोदी के आने का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है। भाजपा कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती और विपक्ष के पास अभी तक कोई धारदार रणनीति नहीं है। बातें तो खूब होती हैं, लेकिन ये बातें चुनावी नतीजों के बाद मुंह के बल गिर जाती हैं। देखिए, वो उनकी अपनी रणनीति है, हम लोगों की अपनी रणनीति है। हमारे गठबंधन के जो साथी हैं, इस गठबंधन में और साथियों की एंट्री हो सकती है और हम लोगों की अपनी रणनीति के हिसाब से 2024 की तैयारी कर रहे हैं। भाजपा ने हर चुनाव को मजबूती से लड़ा और नतीजे भी उतने ही बेहतर दिखाई दिए। सपा का गठबंधन अब उन सीटों पर फोकस करने वाला है जहां हार का अंतर बहुत कम था। 165 सीटें वो भूल गए भारतीय जनता पार्टी के लोग, जो हम 5000 से कम वोट से हारे हैं। तो हम लोग वहाँ भी ध्यान केंद्रित किए हैं कि जिन सीटों पर हम 5000, 2000, 3000, 1500, 500 वोट से विधानसभा आ रहे हैं, तो उन पे भी हम लोग संगठन का काम कर रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं। जहां हम नहीं समझा पाए थे वहां समझा करके हम लोग बेहतर प्रदर्शन करेंगे। कहने के लिए लोकसभा चुनाव में अभी बहुत वक्त है,
लेकिन तैयारी के नजरिए से देखें तो ये वक्त भी सियासी दलों के लिए कम है। भाजपा ने तो अपनी रणनीति को धार देना भी शुरू कर दिया है और हो सकता है पिछली लगातार 4 हारों के बाद अखिलेश भी इस बार चुनाव की तैयारी जल्दी शुरू कर दे। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। हर चुनाव के बाद अखिलेश यादव की रणनीति पर सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि कोई भी एक चुनाव नहीं जिसमें उन्होंने अपने दम पर पार्टी को जीत दिलाई हो। अखिलेश के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी ने वैसे तो कई चुनाव लड़े, लेकिन मोटे तौर पर 4 बड़े चुनाव हुए और चारों में ही साइकिल पंचर हो गई। अब अखिलेश की नजर राष्ट्रीय राजनीति पर है। अभी तक वो उत्तर प्रदेश के स्तर पर गठबंधन बना रहे थे, अब वो राष्ट्रीय स्तर के गठबंधन की तस्वीर दिखाने लगे। अब अखिलेश क्या करेंगे? क्या अखिलेश कोई नया गठबंधन तैयार करने वाले हैं? क्या अखिलेश राष्ट्रीय स्तर पर राजनीति की कोई नई गोलबंदी सेट कर रहे हैं? क्योंकि प्रदेश स्तर का गठबंधन उन्होंने हर चुनाव में किया और हर चुनाव में उनका गठबंधन फेल ही साबित हुआ। सपा के नेताओं की बातें तो कम से कम अखिलेश की इसी रणनीति की तरफ इशारा करती हैं। हमारे पुरखे जो देश को आज़ाद कराए, जो उनकी मंशा थी, वो बिल्कुल देश गुलाम के रास्ते पर पूरा जा रहा है, गुलामी के रास्ते पर। इसलिए आवश्यक है कि सभी दल मिलकर के, जैसे अखिलेश जी चाहते हैं हमारे नेता, सभी दल अपना स्वार्थ छोड़ करके पहले भारतीय जनता पार्टी से देश का गला छुड़ाना। बात देश भर की हो रही और गठबंधन भी देश भर के लिए होने की खबर है। सवाल तो ये भी है कि जो गठबंधन तैयार होगा, क्या उसमें कांग्रेस भी रहेगी या फिर तैयारी तीसरे मोर्चे की है? विपक्षी एकता पहल तो हर बार होती है, इस बार भी हो रही है। वो लोगों से मिल रहे हैं, बातचीत चल रही है, तो एक अलग विपक्षी मोर्चा बनाने की तैयारी में तो लगे ही है। अखिलेश के हौसले राष्ट्रीय राजनीति में इस वजह से बड़े हैं क्योंकि भाजपा को हराने वाली बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी उनके साथ मजबूती से खड़ी हैं। लेकिन पूर्ण विराम इस बात पर लगना है कि क्या दक्षिण भारत की पार्टियां भी इस गठबंधन में दिलचस्पी दिखाएंगी। कम से कम पश्चिम बंगाल की तृणमूल कांग्रेस का समर्थन मिला हुआ है और वे अपने इस दम पर, इस समर्थन के दम पे वे बाकी विपक्षी दलों को एकजुट करने की कोशिश कर सकते हैं। हालांकि ये मुहिम भी कितनी सफल होगी ये कहना अभी थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि उनसे भी बड़ी पार्टियां जो पश्चिम की या दक्षिण के राज्यों में हैं, वो जब तक इस मुहिम का साथ नहीं देती, ये मुहिम बहुत आगे तक नहीं जा पाएगी। अगर देश के स्तर पर कोई गठबंधन हो भी गया तो मायावती उस गठबंधन का हिस्सा बिल्कुल नहीं होंगी, क्योंकि राष्ट्रपति चुनाव के दौरान ही उन्होंने बहुत कुछ साफ कर दिया। जानकार तो यहाँ तक मानते हैं कि मायावती का लक्ष्य खुद के जीतने से ज्यादा सपा को हराने को लेकर है। देखिए, मुझे दूर दूर तक नज़र नहीं आता कि उत्तर प्रदेश में 2024 में कोई मोर्चा बनेगा भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। दूर दूर तक आसार नहीं है। बहन जी बबुआ जी के पास आने से नहीं, उनका तो एक ही लक्ष्य है कि समाजवादी पार्टी को हराया जाए। भाजपा इस कोशिश में है कि लगातार यूपी में 5वीं बड़ी जीत कैसे दर्ज की जाए और अखिलेश की कोशिश ये है कि 4 बड़ी हार के बाद एक जीत से इसे बराबर कैसे किया जाए। जीत से गदगद भाजपा के नेता अखिलेश पर लगातार हमलावर हैं। देखिए, अखिलेश यादव जी ने जब से समाजवादी पार्टी की कमान संभाली है, एक के बाद एक लगातार चुनाव में पराजित हुए हैं। उनकी हर तरह की रणनीति विफल हुई है, चाहे 2014 का चुनाव रहा हो, 2017 का चुनाव रहा हो, 2019 का चुनाव रहा हो या हालिया संपन्न 2022 की चुनाव हो। और अपने उपचुनाव में अपनी छोड़ी हुई सीट तक वो चुनाव हार गए हैं। अखिलेश यादव जी को अपने राजनीतिक कौशल पर फिर से पुनर्विचार करना चाहिए। इस बात में कोई दो राय नहीं कि विधानसभा चुनाव में सपा की सीटें भी बढ़ी है और वोट प्रतिशत भी रिकॉर्ड स्तर तक पहुंचा है, लेकिन उपचुनाव की हार ने इस खुशी को फीका कर दिया। हालांकि एक सवाल मायावती की रणनीति को लेकर भी उठते हैं कि क्या वाकई वो जीतने के लिए लड़ रही हैं या फिर सपा को हराने के लिए। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। ये सवाल लंबे समय से खड़ा हो रहा है कि बसपा का भविष्य क्या होगा, क्योंकि 2022 के चुनाव में जो नतीजा आया उसमें बसपा सिर्फ एक सीट पर सिमट गई, लेकिन मायावती की उम्मीदों को आजमगढ़ उपचुनाव ने एक बार फिर जिंदा कर दिया है।
मायावती की पैनी नजर मुस्लिम वोट बैंक पर है, क्योंकि आजमगढ़ का जो नतीजा आया उसमें बसपा को मुस्लिम समुदाय का भी अच्छा खासा वोट मिला। हालांकि इसका फैक्टर वहां का मुस्लिम प्रत्याशी था। उपचुनाव में आजमगढ़ का जनादेश आया तो मायावती ने इस जनादेश को अपनी रणनीति की जीत समझ लिया। कोशिश ये है तो जो मुस्लिम वोटर हैं उन्हें अपनी तरफ खींच लिया जाए। बसपा के जो उम्मीदवार गुड्डू जमाली थे 2014 में जितना वोट पाए थे 2,66,000 तकरीबन जो है 2022 के उपचुनाव में भी पाते हुए दिखे, यानी बसपा का जो है भरोसा जो है बढ़ा है। लेकिन आज की तारीख में उसके पास जो वोट शेयर है केवल 13% है और मुस्लिम जमात के उनको 6% के आसपास वोट दिया है, तो उनको जो है समेटना इतना आसान नहीं होगा। लेकिन जिस तरह आप देख रहे हैं कि जो उलेमा काउंसिल जो है सपा के खिलाफ खड़ी हो रही है, ओवैसी के लोग खड़े हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो है माहौल बन रहा है कि सपा से मुसलमान छिटक रहे हैं। तो इस माहौल को कहीं ना कहीं जो है बसपा जो है अपने पाले में लाने की कोशिश कर रहे हैं। उपचुनाव के नतीजों के 3 दिन बाद ही मायावती ने लखनऊ में एक बड़ी बैठक भी बुलाई। इस बैठक में संगठन को मजबूत करने पर चर्चा हुई। साथ ही मायावती ने इस बैठक से 24 का शंखनाद कर दिया। बसपा ने अपनी चुनावी रणनीति में कई बदलाव कर दिए। बड़ी बात यह है कि बसपा ने प्रदेश प्रभारी की व्यवस्था खत्म कर दी है। लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी ने नई व्यवस्था खड़ी की है। प्रदेश को 6 जोन में बांटा गया है और जो प्रदेश प्रभारी थे वो जोन का काम देखेंगे। यूपी में 18 मंडल है, यानी हर 3 मंडल पर एक जोन बना है। सभी जोन में 2-2 कोऑर्डिनेटर तैनात किए गए हैं। लेकिन खास बात यह है कि मायावती की इस रणनीति में भी मुस्लिम चेहरों को तवज्जो दी गई है। 6 जोन के लिए 12 कोऑर्डिनेटर तैनात हुए, जिसमें 3 मुसलमान। कुछ समय से ऐसा दिख रहा है कि बसपा के अंदर शायद ये एक सोच इमर्ज कर रही है कि पार्टी को एक विपक्षी दल के तौर पर एक तीसरे स्तंभ के तौर पर उभरने का एक विचार हुआ है, क्योंकि कांग्रेस का जिस तरह से अवसान हुआ है, लगभग समाप्त होने के कगार पे आ गई है पार्टी, तो एक दूसरे नंबर की अपोजिशन पार्टी की जगह अभी भी उत्तर प्रदेश में हो सकती है। अगर बसपा के सपने फिर से जिंदा हुए तो इसके पीछे आजमगढ़ का उपचुनाव सबसे बड़ा कारण है। लेकिन बसपा की कोशिशों पर सपा नेताओं को हंसी आती है। अब इससे बड़ी हंसी की बात कोई हो ही नहीं सकती कि बसपा कहे कि हम भाजपा को हरा सकते हैं। जो भाजपा की गोदी में खेल रही हो वो भाजपा को हराने की बात कर रही है। ये भाजपा जो कहती है वही मायावती जी कहती है। क्या मुस्लिम वोटर बसपा के साथ चला जाएगा? क्या आजमगढ़ के उपचुनाव में मुस्लिम वोटर सपा से छिटक गया? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिनका माकूल जवाब अभी तक नहीं मिला। मुस्लिम मतदाताओं को लेकर के मायावती यानी बहन जी वो बेवक्त की सहनाई बजा रही है। उन्होंने गलतफहमी पाल ली है। आजमगढ़ के नतीजों को अगर वे पार्टी के नतीजे समझें, अपने प्रभाव के नतीजे समझें, तो विशुद्ध दशा गलत है। गुड्डू जमाली जो उनके कैंडिडेट थे उनका निजी प्रभाव है, मुस्लिम वर्ग पर उनका असर है, इलाके में उनका दबदबा है, इसलिए इतने अच्छे वोट मिले। वरना 2022 के असेंबली इलेक्शन में क्या हुआ? मायावती ने विधानसभा चुनाव में ब्राह्मण पॉलिटिक्स, अब 24 में वो मुस्लिम दांव आजमा रही है। खाली मुसलमानों की राजनीति करने वाली कांग्रेस कहाँ चली गई, समाजवादी पार्टी कहाँ चली गई, और बहन जी भी अभी जो बचा खुचा वो कहाँ जाएंगे वो तो ही बताएंगे। बहुजन समाज पार्टी को भी ये समझ लेना चाहिए, चाहे समाजवादी पार्टी हो या बहुजन समाज पार्टी या कांग्रेस हो, ये जो अब तक सेकुलरिज्म के छाते को खोल करके लगातार लोगों को डरा करके, मुसलमानों की गोलबंदी करके, जातियों के समीकरण बना करके अब तक वोट पाया करते थे, ये 2014 के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़ा परिवर्तन आया है। भाजपा के नेता बसपा की मुस्लिम पॉलिटिक्स पर सवाल उठाते हैं, लेकिन विरोधी कहते हैं बीजेपी और बीएसपी के सिर्फ नाम में अंतर है, काम दोनों का एक ही है। देश और प्रदेश की जनता जो जानती है कि भारतीय जनता पार्टी को जिताने में बहुजन समाज पार्टी का बड़ा योगदान रहा है। पूरे देश और प्रदेश की जनता ये भी जानती है कि बहुजन समाज पार्टी पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी है, हर मुद्दों के साथ खड़ी है। जब जब भारतीय जनता पार्टी घिसती है, फंसती है, तब उनके खेवन के हार के रूप में बहन सामने आती हैं। मायावती की सियासी रणनीति 2007 के बाद से
कभी कामयाब नहीं हुए। अब मुस्लिम वोट बैंक से उन्हें फिर हाथी की रफ्तार बढ़ने की उम्मीद है। वैसे भी मायावती अगर मुस्लिम वोटर्स को अपने पाले में खींचने में कामयाब होती हैं, तो इसका सबसे बड़ा असर अखिलेश यादव की साइकिल पर पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। भाजपा की मजबूती को अखिलेश भी महसूस कर रहे हैं। अब सवाल है कि अखिलेश क्या करेंगे। ओपी राजभर ने नसीहत दी कि अखिलेश को एक बार फिर मायावती की बसपा के साथ गठबंधन कर लेना चाहिए। उधर कुछ लोग कह रहे हैं कि राजभर का ही भरोसा नहीं कि वो कब तक अखिलेश के साथ खड़े रहेंगे। मायावती और अखिलेश के रास्ते 2019 की हार के बाद से अलग हो चुके हैं, लेकिन क्या दोनों फिर साथ आ सकते हैं? इस सवाल को तूल दे दिया है ओम प्रकाश राजभर के एक बयान में। राजभर चाहते हैं मायावती और अखिलेश फिर से मिलकर 24 का चुनाव लड़े। ये बीजेपी को तो हराना चाहते हैं, तो फिर दोनों अलग अलग क्यों लड़ रहे हैं? ये जनता के बीच में आके कहें कि भाई हम दोनों लोग आप लोगों की लड़ाई लड़ते हैं, तो हम सब लोग मिलकर के क्यों नहीं लड़ते? राजभर की बातें कहने में तो मजबूत विपक्ष के लिए ठीक है, लेकिन सपा का मूड बताता है कि उसके लिए अब राजभर की ये बात बिना सिर पैर की है, क्योंकि 19 का जला 24 का छाछ भी फूंक फूंक कर पीना चाहता है। क्योंकि बसपा से गठबंधन तो 19 में हमने किया ही था ना, उससे बुरी तो कभी हाल हुई नहीं। और बसपा को एमएलए के चुनाव में दिखाई उसका वोटे भग गए, इसमें भी उसका वोट भाजपा में भग गए। अभी जो 2 चुनाव हम लोगों ने देखा तो भग नहीं गए, वो तो भाजपा को चाहते ही थे। सियासत में कुछ भी संभव है, लेकिन ये बात असंभव नजर आती है कि मायावती और अखिलेश फिर साथ आ जाएं। हालांकि राजभर कई उदाहरण देकर दोनों का मन बदलने में जुटे हैं। आज अगर आजमगढ़ की बात करिए तो दोनों के खाली वोट जोड़ दीजिए तो बीजेपी आधा वोट पाएगी। आप अगर रामपुर में बसपा क्यों नहीं चुनाव लड़ी? बहुत मुसलमानों की हितैषी थी, ये चुनाव क्यों नहीं लड़े? राजभर चाहे जितनी दलीलें दें, लेकिन उनकी दलील न तो सपा को रास आ रही और न ही राजनीति के जानकारों को। मायावती का कहना है कि चाहे उनका कितना नुकसान हो जाए, लेकिन वो अखिलेश यादव का नुकसान करके रहेंगे, यानी समाजवादी पार्टी को नेस्तनाबूद करके रहेंगे। ऐसी सूरत में एक होने का सवाल ही नहीं होता। और इसको ओम प्रकाश राजभर का एक सपना बताया जा सकता है। वैसे बता दूं, ओम प्रकाश राजभर स्वयं बहुत दिन तक अपोजिशन में नहीं टिकेंगे। भारतीय जनता पार्टी को उनकी ज़रूरत है और उनको भारतीय जनता पार्टी की ज़रूरत है 2024 के पार्लियामेंट्री इलेक्शन के पहले। राजभर की बातों को मानकर अगर सपा बसपा एक हो जाए तो भी भाजपा के मनोबल पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसके पास हिम्मत बढ़ाने के लिए 2019 का रिजल्ट है। देखिए, ओम प्रकाश राजभर को ये बयान देने से पहले 2019 के लोकसभा चुनाव के परिणाम को एक बार उनको पलटकर देखना चाहिए था। सपा बसपा 2019 के लोकसभा चुनाव में साथ मिलकर के चुनाव लड़ चुके हैं और सबसे बड़ा गठबंधन बना करके कोशिश कर चुके हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के अश्वमेध के घोड़े को रोक पाना सपा बसपा के ज्वाइंट एफर्ट से भी नहीं हो सका। 19 के चुनाव में सपा और बसपा का गठबंधन ये सोचकर हुआ था कि भाजपा को हरा दिया जाएगा, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान तो कांग्रेस को होगा। साइड इफेक्ट ऐसा हुआ कि जिसकी याद आज भी ताजा है। अगर उस बार बसपा सपा के गठबंधन ने उत्तर प्रदेश में भ्रम की स्थिति नहीं पैदा की होती तो कांग्रेस पार्टी 30 से अधिक सीटें जीतती और उत्तर प्रदेश में ही भारतीय जनता पार्टी को रोकने काम करती। राजभर अक्सर अपनी बातों की वजह से ही सुर्खियों में रहते हैं। जानकार तो यहाँ तक कहते हैं कि कब राजभर पाला बदलने कहा नहीं जा सकता। देखिए, राजभर जो है कहीं ना कहीं जब समाजवादी पार्टी में गए 2018 के बाद भाजपा से अलग होकर के, तो उन्हें लगा कि शायद उत्तर प्रदेश में एक सिलसिला चलता है कि 5 वर्ष के बाद सत्ता बदलती है तो सपा की सरकार आएगी, हम उसके साथ मंत्री बनेंगे। और चुनाव के दरमियान आपने देखा कि किस तरह जो अखिलेश यादव के बगल में बैठ करके उस तरह जाहिर कर रहे थे जैसे हम जो है उप मुख्यमंत्री हैं। लेकिन अब चूंकि उन्हें लगने लगा है कि वह जो समाजवादी पार्टी भाजपा को हराने में सक्षम नहीं है, इसलिए वो बार बार जो है सपा बसपा गठबंधन की बात करें, जिसका प्रयोग अखिलेश यादव कर चुके हैं। ये जाहिर करता है कि कहीं ना कहीं उनके मन में सपा को लेकर के एक खटास पैदा हुआ है। राजभर पहले भाजपा के साथ थे और भविष्य में कहां जाएंगे, इसका जवाब किसी राजनीतिक पंडित के पास नहीं। संजय निषाद ने तो उन्हें भाजपा के साथ फिर जुड़ने की सलाह दे दी है। अब राजभर भैया को क्या बताया जाए, वो तो उनको आज बोलने लायक तो भारतीय जनता पार्टी बनाई है।
2017 से पहले राजभर भैया क्या थे, अब उनका क्या कहा जाए, उनका पाँव जब एक जगह रहता ही नहीं है, जुबान भी एक जगह नहीं रहता। सुबह कुछ किसी के साथ चाय पियेंगे, दोपहर में 10 बजे जिलेबी किसी दूसरे के यहाँ खाना चले जाएंगे, खाना दूसरे के यहाँ खाएंगे, शाम को कहीं और बतियाएंगे। तो ऐसे लोगों के क्या है, उन्हें तो चाहिए कि अपने पुराने जहाँ से उन्होंने दोस्ती शुरू की थी उनके साथ रह के अपना काम करो। विरोधी कहते हैं कि ओपी राजभर खुद को सियासत का मौसम वैज्ञानिक समझते हैं, लेकिन पहले वो विधानसभा चुनाव में धोखा खा गए और फिर लोकसभा उपचुनाव में। अब उनका फैसला क्या होगा, इसका इंतजार किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। तो सियासत के इस पूर्ण विराम में फिलहाल इतना ही, लेकिन ये जो पूर्ण विराम लगा इसके बाद सियासत की अपार संभावनाएं भी देखने को मिल रही हैं और संभावनाएं 2024 से जुड़ रही हैं। खास पेशकश फिलहाल एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।